Hello students, so today we are going to start our lecture number 9. We finished our lecture number 8 at the purification of colloidal, methods of purification colloidal. I told you there okay, what type of methods we can use, but we did not discuss the methods over there. So today we will start with purification of colloidal. Purification of colloidal solutions. When we prepare colloidal solution with the various methods we have discussed so far, हमने जितने भी मेथड डिस्कस किए colloidal solution को बनाने के लिए, उन सभी मेथड्स में कुछ ना कुछ impurities, either of electrolyte or some other impurities, they remain in the colloidal solution, and they are हार्मफुल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल. कोलाइडल की स्टेबिलिटी के लिए वो हार्मफुल होती है. इन पर्टिकुलर योर इलेक्ट्रोलाइटिक इंप्योरिटीज़ आर वेरी डेंजरस फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल. कोलाइडल की स्टेबिलिटी के लिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक इंप्योरिटीज़ होती हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्मफुल है, क्योंकि दे कैन कॉज द कोगुलेशन ऑफ द कोलाइडल. वी विल बी डिस्कसिंग द कोगुलेशन इन टुडेज लेक्चर. सो द फर्स्ट मेथड विच वी यूज दैट इज कॉल्ड डायलिसिस. That is called dialysis. This method is based on the fact that your colloidal particles, they cannot pass through the animal parchment. Animal parchment में से आपके colloidal solution के particle pass नहीं करते, whereas the electrolytic particles or the particles of true solution, they can pass through them. So what is done in the dialysis? Dialysis में हम क्या करते हैं? It is the purification of removing the electrolytic or other impurities from a colloidal solution. How we carry out this method, this process? In this process we take a container in which we take pure solvent, say water. ये running हो तो और बढ़िया है, running water हो तो और भी बढ़िया है. And then what we do is we take up a parchment bag. एक पैचमेंट का बना हुआ बैग लेते हैं, इसके अंदर हम कोलाइडल डाल देते हैं. हेयर वी ऐड कोलाइडल टू दिस पैचमेंट बैग एंड सील इट फ्रॉम द टॉप. यहां से हम इसको बांध देंगे एंड देन वी सस्पेंड दिस बैग इनटू दिस प्योर सॉल्वेंट और डिस्पर्शन मीडियम. यहां से ये बंधा हुआ है. सो व्हाट विल हैपन? Your electrolytic impurities, they will be flowing out of this parchment bag into the water. And if we make an arrangement to make this water flow continuously, लगातार अगर आपका पानी फ्लो करता रहे, बजाय एक कंटेनर के अंदर स्टैग्नेटेड वाटर को लेने की बजाय अगर हम रनिंग वाटर के साथ ये करें, then your dialysis will be a bit faster. Although dialysis in overall process it is a slow process. So धीरे धीरे करके क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक इंप्योरिटीज दे विल फ्लो आउट ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन एंड यू विल गेट प्योर कोलाइडल ओवर हेयर इन द कंटेनर. कुछ समय के बाद आपको मिल जाएगा, बट दिस प्रोसेस इज ए वेरी स्लो प्रोसेस. सो टू स्पीड अप दिस प्रोसेस एक मेथड हम और यूज करते हैं, मैं उसको अलग से नहीं डिस्कस कर रहा, आई एम डिस्कसिंग दैट ओवर हेयर इटसेल्फ. उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस. इलेक्ट्रोडायलिसिस एज द नेम सजेस्ट्स दैट इट इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रिसिटी. So if we put up two electrodes over here, अगर यहाँ पे हम दो इलेक्ट्रोड लगा दें and in these electrode we pass the electricity, so then one of the electrode will act as a positive electrode and another electrode will act as a negative electrode. And you know that the electrolyte particles, they are charged particles, so they will be moving at a faster speed compared to your ऑर्डिनरी डायलिसिस. सो योर स्पीड अप ऑफ डायलिसिस विल इंक्रीज. आपकी डायलिसिस की स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोडायलिसिस? इलेक्ट्रोडायलिसिस का हम यूज करते हैं या डायलिसिस का हम यूज करते हैं इन दोज पेशेंट्स विच हैव किडनी प्रॉब्लम्स. किडनी फेलियर जिनका होता है, तो हमारा जो ब्लड है दैट इज आल्सो कोलाइडल, मैंने आपको पहले भी बताया था. तो उसके अंदर से जो हमारी एक्सेस इलेक्ट्रोलाइटिक इंप्योरिटीज़ हैं और दूसरी इंप्योरिटीज़ हैं उनको प्यूरीफाई करने का काम हमारी किडनी करती है. जिन लोगों के अंदर किडनी
फेलियर हो जाता है, किडनी डायलिसिस ही करती है, किडनी फेलियर होने पे हमें उनका पेशेंट्स का डायलिसिस करना पड़ता है। तो हम उसमें क्या करते हैं कि यही मेथड अडॉप्ट करते हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक जो आपका ट्यूब होता है, पैचमेंट ट्यूब, उसमें हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ से ये हमारा कंटेनर है जिसके अंदर हमारा प्योर सॉल्वेंट है, इधर से हमारे पास एक ये ट्यूबिंग है, दिस ट्यूबिंग इज मेड अप ऑफ a material which can allow only the electrolytic impurities to move through, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को मूव करने देती है। यहाँ पे हमारा वही सॉल्वेंट है, दैट इज़ द प्योर डिस्पर्शन मीडियम और प्योर सॉल्वेंट। हम क्या करते हैं, जो हमारा इम्प्योर ब्लड होता है वेन्स में, यहाँ से इम्प्योर ब्लड लेते हैं वेन से बाई इंजेक्टिंग समथिंग, एंड दैट इम्प्योर ब्लड इज फेड इनटू दिस ट्यूब रनिंग वाटर। ये वहाँ से जो आपका जो सोल्यूशन है, डायलाइजिंग सोल्यूशन, इसमें से डिस्पर्शन मीडियम, इलेक्ट्रोलाइटिक इंप्योरिटीज रिमूव हो जाएगी। यहाँ से जो हमारा ब्लड आ रहा है, नाउ दैट विल बी प्यूरिफाइड ब्लड एंड दैट इज फेड बैक इनटू द आर्टरीज। वो हम किस में डाल देते हैं, वापस से आर्टरीज में डाल देते हैं। सो दिस डायलिसिस इज आल्सो यूज्ड इन द किडनी पेशेंट्स फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ देयर ब्लड। द सेकेंड मेथड टू प्यूरिफाई colloidals is ultrafiltration. Second method is ultrafiltration. We know that our colloidal particles can pass through the ordinary filter paper. ऑर्डनरी फिल्टर पेपर में से हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स बड़ी आसानी से पास कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज ऑफ द पोर्स इन द ऑर्डनरी फिल्टर पेपर। सो वी प्रिपेयर सर्टेन स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर पेपर दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्टर पेपर। इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर में हम क्या करते हैं, टू प्रिपेयर द अल्ट्रा फिल्टर पेपर वी डिप the solution that is ordinary filter paper into a solution of colloidin। किस में डिप करते हैं इसको, colloidin के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, which is a solution of 4% solution of your cellulose nitrate, 4% cellulose nitrate, and then take it out and dry it up। इसको फिल्टर पेपर को हम फिर बाहर ले आते हैं और उसको ड्राई करते हैं, देन योर पोर साइज रिड्यूसेस एंड यू गेट द अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अब हम क्या करते हैं, किसी भी कोलाइडल को हमने प्यूरिफाई करना है तो वी विल बी पुटिंग इट ओवर द योर ए फनल। एक फनल हमने, जैसे हमारे प्यूरिफिकेशन करते हैं हम, हमारे पास फनल है एक, ठीक है, दिस फनल इज देयर। यहाँ पे हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर डाल दिया, यहाँ पे हम कोलाइडल डालेंगे तो क्या होगा, आपका जो कोलाइडल है दैट विल रिमेन ओवर द फिल्टर पेपर, वेयर एज द अदर योर इम्प्योरिटीज दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्योरिटीज और अदर इम्प्योरिटीज दे विल फ्लो आउट along with the solvent and over the filter paper you will get a slim. So after this you will be adding fresh dispersion medium to this colloidal which is left over the filter paper। इसके अंदर दोबारा से आप जो है क्या डालेंगे, आपका डिस्पर्शन मीडियम डालेंगे। तो डिस्पर्शन मीडियम जैसे ही आप डालेंगे दोबारा से आपको कोलाइडल मिल जाएगा। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर लियोफिलिक कोलाइडल, मोस्ट सुटेबल फॉर लियोफिलिक कोलाइडल्स, क्योंकि लियोफिलिक कोलाइडल्स आपको पता है दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। सो दिस मेथड इज मोस्ट सुटेड फॉर दिस बिकॉज हेयर what we get, we will be separating the colloidal from the dispersion medium as well as the impurities. So in that case we will be adding the dispersion medium again to get the colloidal. So now we should go for the next method for purification of colloidal, that is based on your
आपके मैंने ये दो मेथड्स में ही डिस्कस कर दिया एक्चुअली। तुम्हारी आपकी किताबों में क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रोडायलिसिस को दे हैव टेकन अनदर मेथड। आई हैव डिस्कस द डायलिसिस एंड द इलेक्ट्रोडायलिसिस बोथ एट द सेम प्लेस। सो अकॉर्डिंग टू दैट देर आर ओनली टू मेथड्स which is divided into 3 in your books. So we are finished with this purification of colloidals. Now the next topic of this chapter, that is an important one, that is called properties of colloidals. Properties of colloidals. We will be discussing the various properties which is exhibited by the colloidal solutions. The first property which we are going to discuss is that is called colligative properties. Colligative properties we have already read in solutions. There are 4 type of colligative properties, that is relative lowering in vapor pressure, depression in freezing point, elevation in boiling point and osmotic pressure. Your colloidals also exhibit colligative property. Colloidal also exhibit colligative properties, but the values of these properties are very very small. बहुत कम होती है इनकी वैल्यू. रीजन बीइंग, हमने क्या डिस्कस किया कि कोलाइडल में क्या होता है, ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर पार्टिकल दे एग्रीगेट टू ग्रो अप इन द साइज ऑफ ए लार्जर पार्टिकल. तो क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल साइज ज़्यादा है, so they will have higher masses, you can say molecular masses or masses. So larger particle size की वजह से you know that these properties are inversely proportional to that, so their values will be very very low. In case of colloidal, the property which we can measure is osmotic pressure. Otherwise osmotic pressure में इसलिए करते हैं, आपको पता है relative lowering vapor pressure भी डिफरेंस है, डेल्टा TF भी डिफरेंस है और डेल्टा TB भी डिफरेंस है. डेल्टा P क्या होता है, P नॉट माइनस P. इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, दैट इज TF माइनस TF नॉट माइनस TF, TB नॉट, TB माइनस TB नॉट. सो दीज ऑल आर डिफरेंसेस. ये सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंसेस हैं. तो क्या होगा कि दीज डिफरेंसेस विल बी स्मॉल, सो दे आर डिफिकल्ट टू मेजर. Whereas osmotic pressure is a simple property that can be measured. So osmotic pressure is a bit useful in this case. Other colligative properties are not of much use in case of colloidal solutions. The second property which we discuss about this is that is called Tyndall effect. This is Tyndall effect. This Tyndall effect, अगर हम इसको देखना चाहें तो लेट मी ड्रॉ एक फिगर. ये हमारे पास एक कंटेनर है इन विच वी हैव टेकन ए ट्रू सॉल्यूशन. किसी भी सब्सटेंस का हमने ट्रू सॉल्यूशन लिया हुआ है, एंड इन द अनदर कंटेनर वी हैव टेकन ए कोलाइडल सॉल्यूशन. और इधर हमारा क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है. सो दिस इज योर कोलाइडल एंड दिस इज योर ट्रू सॉल्यूशन. नाउ इफ वी पास ए स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट. यहां से अगर हम एक तेज बीम लाइट की पास करें, then what you will observe, this is your source of light. आप क्या देखेंगे, ट्रू सॉल्यूशन में that solution will remain transparent, you will not be observing the path of light. But whereas in case of colloidal solution, the path of this light will become illuminated. आपको यहाँ पे लाइट का पाथ क्लियर कट दिखाई देगा. ठीक है, तो होमोजीनियस सॉल्यूशन या जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं तो वो आपको क्लियर दिखाई देंगे, बिल्कुल क्लियर. देयर विल बी नो विजिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट. लेकिन अगर आप ये कोलाइडल में से पास कर रहे हैं, देन यू विल बी ऑब्जर्विंग योर path of this light illuminated with a bluish light,
बस देखने की कंडीशन यही है, इसको देखना आपने 90 डिग्री से, ऊपर से देखना है, या तो सामने से देखो या ऊपर से देखो, जैसे भी 90 डिग्री है, जो आपका पाथ ऑफ लाइट है उसके 90 डिग्री पे आपने देखना है। इसको हम कहते हैं, दिस इज ऑब्जर्व्ड एज ए रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग, इट इज ऑब्जर्व्ड एज ए रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल्स बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। तो दिस इज कॉल्ड टेंडल इफेक्ट। और यहाँ पे क्या होता है, एक कोन बनता है, हमने कन्वर्जिंग लेंस नहीं लगाया, कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे तो यू विल बी ऑब्जर्विंग ए कोन ऑफ इल्यूमिनेटेड पाथ ऑफ द लाइट पार्टिकल्स। तो जो आपका वो कोन बनता है उसको हम बोलते हैं टेंडल कोन, दैट कोन इज कॉल्ड ए टेंडल कोन। ये मैंने बता ही दिया, दिस इज ऑब्जर्व्ड एज ए रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग। नाउ व्हाट आर द कंडीशन फॉर कोलाइडल्स टू एग्जिबिट टेंडल इफेक्ट? क्या कंडीशंस हैं जिनकी वजह से यह दिखाई देता है? फर्स्ट कंडीशन इज द पार्टिकल साइज ऑफ कोलाइडल should be comparable to wavelength of incident light, जो आप लाइट डाल रहे हैं कोलाइडल के ऊपर, उस इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ के लगभग बराबर साइज होना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा छोटा साइज भी नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है इसके अंदर, अगर हमने ये कोलाइड देखना है तो आपका देयर शुड बी ए लार्ज डिफरेंस, between refractive indices of dispersed phase and dispersion medium। जो आपका डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्शन मीडियम है, उनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं उनके बीच में देयर शुड बी ए लार्ज डिफरेंस। एक साइंटिस्ट हुए हैं जिंग मोंडी, उन्होंने टेंडल इफेक्ट के ऊपर बेस्ड एक माइक्रोस्कोप बनाया जिसको हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन observe the light scattered by each and every colloidal particle present in the colloidal solution। colloidal solution में जो colloidal particle होते हैं, एक हर इंडिविजुअल colloidal particle से जो scattered light है उसको आप देख सकते हैं। I am not saying that we can observe the colloidal particle, we will be observing only the light scattered by this। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर there is a source of light। ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बता रहा हूँ मैं आपको, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। इसके अंदर क्या है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, देयर इज ए कन्वर्जिंग लेंस, यहाँ से आपकी लाइट गई, यहाँ पे एक कोलाइडल सॉल्यूशन ले रखा है हमने कंटेनर के अंदर, वी आर हैविंग ए कोलाइडल सॉल्यूशन। यहाँ से ये लाइट ऐसे आई, स्कैटर्ड हुई, पाथ दिखाई देगा, लाइट का पाथ आपको दिखाई देगा इसका। यहाँ पे ऊपर एक जो है एक माइक्रोस्कोप लगा रखा है टू ऑब्जर्व दिस। सो दिस अरेंजमेंट, ए सोर्स ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग लेंस, ए कोलाइडल सॉल्यूशन एंड ए माइक्रोस्कोप एट राइट एंगल टू द पाथ ऑफ द लाइट, दैट कॉन्स्टिट्यूट ए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। वो आपका अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बन जाता है। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन हैव colloidal particles in the solution illuminated with a bluish scattered light. So this is about the Tyndall effect. Now the third property of the colloidals is, that is color. That is color of colloidal. हमारे जितने भी colloidals होते हैं
they all are colored, and the color of the colloidal depends upon a number of things. कई चीज़ों पे डिपेंड करते हैं. पहली चीज वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट. आपको पता है कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो लाइट को स्कैटर्ड करते हैं. तो जो लाइट की वेवलेंथ स्कैटर्ड हो रही है, कौन सी लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, किस वेवलेंथ को स्कैटर कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट योर कोलाइडल विल हैव ए कलर. अपार्ट फ्रॉम दिस, योर कलर ऑफ द कोलाइडल विल आल्सो डिपेंड अपॉन size, shape and nature of particle. Size, shape and nature of particles. Nature of particles पे भी डिपेंड करेगा. जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कलर की, तो जो हमारा मिल्क है, मिल्क का पानी में मिक्सचर कह लीजिए, इट अपीयर्स ब्लू व्हेन वी व्यू इट विद ए रिफ्लेक्टेड लाइट. अगर हम रिफ्लेक्टेड लाइट देखें तो ये ब्लू दिखाई देता है. और अगर हम देखें ट्रांसमिटेड लाइट, देन इट अपीयर्स रेड. जो गोल्ड सोल है, इफ इट इज ऑफ फाइनर साइज, पार्टिकल साइज छोटा होगा, देन इट विल बी अपीयरिंग रेड. जैसे जैसे पार्टिकल साइज ग्रो करेगा, इट विल चेंज इट्स कलर टू पर्पल, देन टू ब्लू, एंड फाइनली इट विल बिकम गोल्डन. सो दिस इज द कलर. तो कलर किस किस चीज पे डिपेंड करता है, कोलाइडल का पता लग गया. इट डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड लाइट. सेकेंड वन, what we are observing, what type of light we are observing, whether we are observing scattered light, transmitted light or reflected light. Third one is size, shape and nature of the particles. So let us come to the fourth property of colloidals, that is your Brownian movement. Fourth property is Brownian movement. Brownian movement. This is the fourth property of colloidal. जो colloidal particles हैं, अगर हम इनको एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखें, then they will be found to have a continuous zigzag motion like this. They will be moving like this randomly. Continuous zigzag random motion will be there. And this type of continuous zigzag motion, it is called Brownian movement. इसको Brownian movement कहते हैं, because this motion was first of observed by Robert Brown, and after the name of that person, it is called Brownian movement. अब आपकी Brownian movement डिपेंड किस पे करेगी? Brownian movement भी आपकी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है. एक, साइज ऑफ पार्टिकल, जो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनका साइज क्या है, फर्स्ट वन. सेकंड, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, और आपके मीडियम की विस्कोसिटी क्या है. दीज आर द टू फैक्टर्स दैट विल डिसाइड कि आपकी जो कोलाइडल पार्टिकल्स के अंदर ब्राउनियन मूवमेंट दिखाई देगा वो कम होगा या ज़्यादा होगा. नाउ वाई द कोलाइडल पार्टिकल्स आर हैविंग ए जिगजैग ब्राउनियन मूवमेंट, जिगजैग मोशन. द रीजन फॉर दैट इज दैट दीज कोलाइडल पार्टिकल्स, दे आर बम्बार्डेड विद a number of dispersion medium particle from all the directions. Dispersion medium में colloidal particles पड़े हुए हैं. Your dispersion medium particles are also in a continuous motion, so they are being bombarded on the dispersed phase particles, and these bombardments, they are unbalanced forces. They exert unbalanced forces. So as a result of that, your colloidal particles will attain the same movement as that of the dispersion medium particles. That is the Brownian movement.
आपको अगर ये देखना हो, इसकी ब्राउनियन मूवमेंट देखनी हो, यू कैन वेरी इजीली ऑब्जर्व इट। आप अगर किसी थिएटर में मूवी देख रहे हैं तो जो प्रोजेक्टर की लाइट आ रही है उसका पाथ आपको इल्यूमिनेटेड दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि जो हमारी एयर होती है उस एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो दैट मेक अप ए कोलाइडल, एंड दोज डस्ट पार्टिकल्स एक्ट एज ए डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स, दे स्कैटर द लाइट। तो बीम आपको दिखाई देगी। उस बीम के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको डस्ट पार्टिकल्स की मोशन भी दिखाई देगी, and if you observe that motion is a zigzag continuous motion. So this is the fourth property of the colloidals. अब इस ब्राउनियन मूवमेंट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल। कोलाइडल की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे है कोलाइडल की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल? ये कॉन्टिन्यूस जिगजैग मोशन जो होती है, ये क्या करती है, पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर, पूरे कोलाइडल के अंदर एक जो है स्टीयरिंग इफेक्ट, जैसे हम किसी चीज़ को हिलाते हैं, स्टीयर करते हैं, तो एक स्टीयरिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, एंड दैट स्टीयरिंग effect that can counter the effect of gravity, does not allow the colloidal particle to settle down, so that make up the colloidal stable. Now the fifth property which we are going to discuss, an important one, and here I have to make one correction for my previous lecture, that is the lecture number 8. So the fifth property is charge on particles. Charge on particles. जितने भी हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, दे ऑलवेज कैरीज इलेक्ट्रिक चार्ज, उनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। और जितने भी डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल होंगे किसी कोलाइडर में, दे विल हैव सेम चार्ज। मतलब ऐसा नहीं है एक पार्टिकल पे पॉजिटिव है दूसरे पे नेगेटिव है, नो, all the particles will have similar charge, either all of them will have the positive charge or all of them will have a negative charge, but they will definitely have some charge. जैसे हमारा हेमोग्लोबिन, it is present in our blood, it is positively charged, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड, मैंने एग्जांपल 8th लेक्चर में लिया था फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। वेयर एज मेटल सल्फाइड्स, आर्सेनिक सल्फाइड का सोल बनाया था हमने, ये हमने कहा था नेगेटिवली चार्ज है। तो हमारे कोलाइडल्स जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। नाउ इन कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज आता कैसे, हाउ दे एक्वायर द चार्ज? पहला रीजन मैंने आपको बताया था व्हेन आई डिस्कस्ड डिस्पर्शन मेथड्स में ब्रिग आर्क मेथड। मैंने क्या कहा था कि उस केस के अंदर ब्रिग आर्क के अंदर इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाती है कि समटाइम्स द एटम्स ऑफ दैट मेटल गेट आयनाइज्ड एंड दैट इलेक्ट्रॉन विच इज लिबरेटेड और रिमूव्ड फ्रॉम द एटम ऑफ मेटल, दैट इज कैप्चर्ड बाय द कोलाइडल पार्टिकल। वो कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, तो कोलाइडल पार्टिकल विल एक्वायर ए नेगेटिवली चार्ज। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जब हम पेप्टाइजेशन कर रहे थे तो मैंने बताया था आपको कि ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन देयर इज ए प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ सम आयंस फ्रॉम द डिस्पर्शन मीडियम। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन में मैंने कहा था कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का अगर हम कोलाइडल बनाएं, हमने इस फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल क्या बनाया था, हमने फेरिक क्लोराइड का डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया था। फेरिक क्लोराइड का डाइल्यूट सॉल्यूशन लेके इसको एक्सेस ऑफ वाटर में हीट किया था। एक्सेस वाटर में जब हमने हीट किया था तो हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हुआ था, एंड ओवर द प्रेसिपिटेट ऑफ दिस फेरिक हाइड्रोक्साइड हमारे जो Fe+3 आयंस थे दे विल प्रेफरेबली एडजॉर्ब एट द सरफेस। तो हमारा कोलाइडल क्या हो गया था, दैट वाज पॉजिटिवली चार्ज्ड। वो कोलाइडल हमारा क्या हुआ, दैट बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। एक मैंने वहां डिस्कस किया था, दिस इज द करेक्शन विच आई विश टू मेक इन माई लेक्चर नंबर 8। वहां पे जो है एक मिस्टेकनली आई हैव
आई थिंक रिवर्स द टू सिचुएशंस। अगर हम सिल्वर आयोडाइड का सॉल्यूशन बनाएं AgNO3 प्लस KI, इनके मिलने से बनेगा हमारा कोलाइडल। हम दो तरीके से कोलाइडल बनाते हैं। एक तो तरीका यह है कि हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड करें KI में। हमने KI का सॉल्यूशन लिया, ऐड सिल्वर नाइट्रेट। जब सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे योर सिल्वर आयोडाइड विल बी प्रेसिपिटेटेड, सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और क्योंकि KI के अंदर हम AgNO3 डाल रहे हैं तो हमारे पोटाशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में, डिस्पर्शन मीडियम में, हमारा आयोडाइड आयन दैट इज प्रेजेंट इन एक्सेस एंड इट इज कॉमन विद द सिल्वर आयोडाइड। तो आपका ये जो है आयोडाइड आयन को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने सरफेस पे एंड द कोलाइडल विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। तो हमारा कोलाइडल क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास? AgNO3 का हम सॉल्यूशन लें एंड वी ऐड KI टू इट, और इसमें हम क्या डालें? KI डालें। सिल्वर नाइट्रेट के अंदर जब KI डालेंगे अगेन सिल्वर आयोडाइड विल बी प्रेसिपिटेट, बट नाउ डिस्पर्शन मीडियम में जो कॉमन आयन पड़ा हुआ है, अब इसके अंदर डाल रहे हैं तो हमारे सिल्वर आयन एक्सेस में पड़े हुए हैं, तो कॉमन आयन इज सिल्वर आयन, सो योर सिल्वर आयन विल गेट एब्जॉर्ब्ड एट द प्रेसिपिटेट, सो योर कोलाइडल विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। I think in my previous lecture I have just reversed the two, I think मेरे हिसाब से ये दोनों उल्टे हो गए थे। So if you go through that, just make a correction over there कि जब हम KI में सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो नेगेटिवली चार्ज बनेगा, और जब सिल्वर नाइट्रेट में KI डालेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडल बनेगा। So this is how the particles acquire charge. इलेक्ट्रॉन कैप्चर, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, कि हमारी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाए। कैसे बनेगी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर? हमने ये कोलाइडल बनाए, अब हमारा ये कोलाइडल बना हुआ है सिल्वर आयोडाइड का, से नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल बना हुआ है हमारा। तो ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल क्या करेगा? नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल जो डिस्पर्शन मीडियम पड़ा हुआ है उसमें से जो काउंटर आयन है, काउंटर आयन मीन्स अपोजिटली चार्ज आयन, उसको अट्रैक्ट करेगा। यहां पे आपका पोटाशियम आयन आ गया मान लीजिए, तो आपकी दो चार्जेस की लेयर बन जाएगी। ये सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट, यहां पे आपके आयोडाइड आयंस एक लेयर बन गई, और यहां पे पोटाशियम आयन काउंटर आयन की लेयर बन गई। तो एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर विल बी फॉर्म। दिस लेयर जो अंदर वाली लेयर है आयोडाइड आयन की, दिस इज फिक्स्ड लेयर, ये फिक्स लेयर है। और ये जो है इट इज डिफ्यूज लेयर, इट इज नॉट फिक्स, इट इज डिफ्यूज लेयर। और ये जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनती है इसको हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, और इट इज आल्सो कॉल्ड स्टर्न्स double layer. And as a result of this an electrical potential difference is created, and that electrical potential difference that is called zeta potential, उसको हम क्या कहते हैं? zeta potential, और that is also called electrokinetic potential, और electrokinetic potential, electrokinetic potential। तो आप समझ गए इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कैसे बनी? उसमें से एक फिक्स लेयर है एंड सेकंड वन इज ए डिफ्यूज लेयर, एंड ड्यू टू दिस डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट इज चार्ज डेंसिटी देयर इज डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड योर जीटा पोटेंशियल और द इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ये जो चार्ज आता है कोलाइडल पार्टिकल्स पे, इसका भी एक बेनिफिट होता है, क्योंकि हमारे सभी कोलाइडल पार्टिकल्स दे आर सिमिलरली चार्ज, दे हैव सेम चार्ज, सो दे विल रिपेल ईच अदर, दे विल नॉट अलाउ द particles to come closer. So as a result of that, what will happen?
द पार्टिकल्स विल नॉट ग्रो इन टू साइज, वो साइज में ग्रो नहीं करेंगे, एंड दे विल नॉट सेटल डाउन, कोगुलेशन नहीं होगी. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल इज आल्सो contributing to stability of the colloidal particles. Now let us come to the next property of colloidals, that is electrophoresis. The next property, that is the sixth one, that is electrophoresis. The presence of charge on colloidal particle is in fact exhibited by this property, that is electrophoresis. What is electrophoresis? अगर हम किसी कंटेनर में कोई कोलाइडल सॉल्यूशन ले लें, लाइक दिस इज योर कंटेनर, यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया प्लेटिनम का, एक इलेक्ट्रोड इधर लगा दिया प्लेटिनम का, और यहाँ पे हमने डाल दिया कोलाइडल. ये हमारा कोलाइडल है. अब अगर हम इन इलेक्ट्रोड्स में इलेक्ट्रिक करंट पास करें, ये आपके प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं, अगर हम इसमें पास करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, देन व्हाट वी विल ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल they start moving towards one of the electrodes. मान लीजिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एंड है इलेक्ट्रोड्स के. तो अगर आपके कोलाइडल पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज होंगे, देन द कोलाइडल पार्टिकल्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. अगर वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. दिस मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रोफोरेसिस. अर्लियर इसको हम कैटाफोरेसिस बोलते थे पुराने टाइम में, आजकल नहीं बोलते कैटाफोरेसिस. उस वक्त कैटाफोरेसिस इसलिए बोलते थे कि ज़्यादातर जो कोलाइडल थे दे वर नोन टू मूव टुवर्ड्स द कैथोड, वो कैथोड की तरफ मूव करते थे, इसलिए उसको कैटाफोरेसिस बोलते थे. बट नाउ डेज बोथ टाइप ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन द कोलाइडल, सो वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोफोरेसिस. नाउ इफ ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर हम किसी भी सूटेबल मेथड से मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स को रोक दें, then what will happen? Your dispersion medium particles will start moving in the opposite direction. तो आपके इलेक्ट्रो डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करने शुरू हो जाएंगे अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ, और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस. व्हाट इज दैट? इज कॉल्ड इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस. सो व्हाट इज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस? दैट इज द मूवमेंट ऑफ dispersion medium particles, movement of dispersion medium, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस. और ये कब होगा? ये तब होगा जब आप किसी सूटेबल मेथड से कोलाइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट को रोक देंगे. आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग द रिमेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल्स and other processes left. I think that lecture should be the last one for this chapter. Thank you very much. Hello everyone, if you found the content helpful, so kindly share this video with your friends. Also don't forget to like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you. Happy learning.